हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट पॉइंट। आई एम सीए तृप्ति सिंह और आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। तो हम अभी डेफिनेशन रीड करेंगे और उसी से पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल फीचर्स निकालेंगे। तो एक बार रीड करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इसमें से कुछ शब्द हमारे पास निकल के आते हैं जिनको ध्यान से पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, यानी कुछ लोगों के बीच में रिलेशन है। तो इससे पता चला हमें कि मिनिमम दो लोग तो होंगे ही होंगे। जब रिलेशनशिप की बात हुई है तो कम से कम दो लोग तो होने ही हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो बच्चे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन नहीं करता मैक्सिमम लिमिट हमारा, लेकिन कंपनीज एक्ट जो है वो डिफाइन करता है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप के अंदर। लेकिन रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 वो कहता है कि आज की तारीख में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर? 50 हो सकते हैं। तो अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस 50 के लिमिट को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बढ़ाकर 100 तक कर सकती है। लेकिन अगर आज की तारीख में कोई पूछता है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे एक पार्टनरशिप के अंदर, तो आंसर इज़ 50। ठीक है, लेकिन 100 तक बढ़ाया जा सकता है, पर अभी फ़िलहाल सिर्फ 50 हैं। अब बच्चे, ये जो लोग हैं मिनिमम 2 या फिर मैक्सिमम 50, ये जितने भी लोग हैं जो कंप्टेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पार्टनरशिप बना सकते हैं, एक्सेप्ट। तो एक बार यहाँ पे हम बात भी कर लेते हैं कि लेकिन कुछ लोग हैं जो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकते, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं। और वो क्या है हमारी एक्सेप्शंस? पहला है माइनर। तो माइनर को हम बोलते हैं कि माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल नहीं है, तो इसलिए पार्टनरशिप भी नहीं कर सकता। पर क्योंकि माइनर, आपने देखा होगा कि बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप के अंदर एडमिट किया जा सकता है। तो आप कहोगे कि वैसे तो माइनर को पार्टनरशिप में एक पार्टनर नहीं बना सकते हो आप, लेकिन अगर सिर्फ बेनिफिट के लिए आपने उसको एडमिट किया है तो माइनर एक पार्टनर बन सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी पर्सन क्या है, अनसाउंड माइंड का है, यानी पागल है तो, या फिर ल्यूनेटिक है, तो उसको आप पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो सोचने समझने के काबिल नहीं है, डिसीजंस नहीं ले सकता है। और तीसरा हम क्या बोलेंगे कि तीसरा कौन? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो कोई भी पर्सन जो है वो अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया है, डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, तो अगर किसी भी लॉ के द्वारा किसी भी पार्टनर को, किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। क्लियर है बच्चे? आगे रीड करते हैं। हु हैव एग्रीड, वो क्या हुए हैं? एग्री हुए हैं। एग्री हुए हैं तो उनके बीच में क्या बना है? एक एग्रीमेंट बना है। और एग्रीमेंट हमारा कैसा हो सकता है? रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो बच्चे, अगर रिटन एग्रीमेंट है तो उसको हम क्या भी बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। और पार्टनरशिप डीड में क्या सब कुछ लिखा हुआ होता है कि पार्टनरशिप के कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, यानी पार्टनरशिप का क्या बिजनेस है, क्या नाम है, प्लेस क्या है बिजनेस का, और या फिर पार्टनर्स के क्या क्या नाम हैं, उनका रेजिडेंट क्या है, प्रॉफिट वो किस रेशो के अंदर बांटेंगे, लॉस होगा तो क्या होगा, यानी जो भी इस तरीके की उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कहाँ पे गिवन होते हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो जो एग्रीमेंट है हमारा वो रिटन भी हो सकता है और हमारा ओरल भी हो सकता है, दोनों ही वैलिड होते हैं। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। और अब ये जो एग्रीमेंट किया है वो किस वजह से बनाया गया है? टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो बच्चे, अब एक सवाल आता है कि मैडम क्या सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी वो बांटेंगे एक दूसरे के साथ में? अगर लॉस हुआ तो बच्चे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो अगर पार्टनर्स ने पहले से कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड की हुई है तो उसके अंदर बांटेंगे, लेकिन अगर कोई भी पीएसआर मेंशन नहीं की गई है तो कैसे बांटेंगे इसको? वो इक्वली बांटेंगे। क्लियर है? तो अगर पीएसआर डिसाइडेड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो उसके अंदर बटेगा, लेकिन अगर पीएसआर पहले से नहीं बताई हुई है तो वो उसको कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑफ अ बिजनेस। तो ये जो हमारा
एग्रीमेंट किया है हमने प्रॉफिट या लॉस को बांटने का, वो किसके प्रॉफिट या लॉस को बांटने का किया है? किसी भी बिजनेस के। तो जब बिजनेस की बात होती है तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि बिजनेस हमारा कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। यानी इलीगल बिजनेस होगा तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं होगी आपकी। तो बिजनेस हमारा एक तो लॉफुल होना चाहिए पहली चीज़, और दूसरा कंटिन्यू होना चाहिए। यानी अगर आपने कोई एक बार कोई काम कर दिया, कोई चीज़ खरीद कर लाए और फिर बेच दिया, एक बार की गई ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस नहीं बोल सकते। आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो बिजनेस हमारा लॉफुल होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, आगे रीड करते हैं। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, और इसका मतलब समझते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, इसमें क्या बोला इन्होंने कि जो बिजनेस आप कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी सारे पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं या तो बिजनेस को, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या फिर जैसे मान लो अगर किसी पार्टनरशिप के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, तो तीनों मिलके कलेक्टिवली भी बिजनेस कर सकते हैं। और चाहे तो मान लो ए जो है वो बिजनेस कर रहा है बी और सी के बिहाफ पर भी, तो सारे डिसीजंस जो है वो ए ले रहा है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार बी और सी भी हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? एजेंट भी होते हैं, और साथ में क्या भी होते हैं? प्रिंसिपल भी होते हैं। ठीक है, अब एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो अपने किए गए काम के लिए अपने प्रिंसिपल को लाइबल कर दे। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर डिसीजन लेता है तो उसके लिए सारे पार्टनर ही जिम्मेदार होंगे। अगर मान लो ए कोई डिसीजन लेता है तो बी और सी ये नहीं कह सकते कि अरे भाई हम तो उसके लिए जिम्मेदारी नहीं है, तुम इसके लिए किसको लाइबल ठहराओ? ए को ठहराओ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी पार्टनर्स हैं ए बी और सी, वो तीनों ही इसके लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। और इसी को हम क्या भी बोलते हैं? पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट। हम कहते हैं कि अगर कभी सवाल आ जाए आपका कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो बच्चे हमेशा म्यूचुअल एजेंसी जो होती है, और इसी को आप बोल सकते हो कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यही एक पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट है। यही डिसाइड करेगा कि वास्तव में पार्टनरशिप एग्जिस्ट भी कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, तो अभी हमने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ी ये पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फीचर्स भी हैं। ओके, चलिए तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फीचर्स पढ़ लेते हैं पार्टनरशिप के बारे में। मेंबरशिप तो अभी हमने देखा ऊपर भी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कि एटलीस्ट 2 पर्सन जो हैं होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100 तक हो सकते हैं, पर हमारा रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 कहता है कि ये लिमिट अभी आज की तारीख में कितनी है? 50। तो अगर आज सवाल पूछा जाता है तो मैक्सिमम नंबर्स कैन बी 50। दूसरी चीज़ मस्ट बी लीगली कम्पिटेंट, ये लीगली कम्पिटेंट होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर एडमिट होने के लिए। तो कोई भी माइनर या इंसॉल्वेंट या ल्यूनेटिक पर्सन जो है वो मेंबर नहीं बन सकता, कैन नॉट बिकम अ मेंबर। लेकिन माइनर कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप टू शेयर दी प्रॉफिट। तो सिर्फ प्रॉफिट बांटने के लिए या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एक माइनर को आप एडमिट कर सकते हो एज अ मेंबर। क्लियर है? दूसरा क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, सिवाय एलएलपी के। एलएलपी क्या है? हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर नॉर्मल आपकी पार्टनरशिप है तो उसके अंदर सारे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है बच्चे? अनलिमिटेड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनकी जो भी पीएसआर है उसमें बांटेंगे। अगर पीएसआर गिवन नहीं है तो आप इक्वली डिवाइड कर दोगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। इसको आप ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हो। इसके हिसाब से जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? प्रिंसिपल्स भी हैं और साथ में एजेंट भी हैं। क्लियर है? अभी हमने डिटेल में ऊपर पढ़ ही लिया है। देन नेक्स्ट इज़ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। बच्चे अक्सर ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है या नहीं। तो बच्चे ये मैंडेटरी नहीं होता, ये कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है। यानी अगर आप चाहो तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाओ, और अगर नहीं चाहते रजिस्टर कराना तो रजिस्टर मत कराओ, आपकी मर्जी है। लेकिन हमेशा हम यही रिकमेंड करेंगे कि आपको रिटर्न में या फिर रजिस्टर करवा लेना चाहिए अपनी पार्टनरशिप के। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट जो हैं वो आपस में आप ताकि सेटल कर सको। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि बेटर है आप इसको रजिस्टर करा लोगे तो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है।
एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर्स एनी पार्टनर कैन फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर और इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन फर्म एंड आउटसाइड पार्टी देन ऑल्सो द फर्म कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पार्टी। कि अगर फर्म को किसी व्यक्ति के प्रति केस करना पड़े या फिर पार्टनर को एक दूसरे में किसी के पास केस करना पड़े तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया हो। अगर फर्म को रजिस्टर नहीं कराया है तो ये डिस्प्यूट होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी। देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप के अंदर एक कॉन्टिन्यूटी की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब कुछ भी चीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, पार्टनरशिप हमारी रुक जाती है। तो यहाँ पे एक लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी रहती है। जैसे कि कंपनी के अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टनर जो है वो आपका कंपनी के अंदर कोई भी मेंबर है, आता रहे जाता रहे, शेयर होल्डर के आने या जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर की डेथ होने से या उसकी इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप क्या हो जाती है, आपकी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है पार्टनरशिप में। रीड कर लेना आप ये सब कुछ। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं, यानी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज मस्ट। अगर आप सारे पार्टनर एग्री करते हो कि ठीक है, आप जो है एक पार्टनर यानी ए रिटायर हो सकता है या फिर एक नए पार्टनर डी को हम एडमिट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तभी पॉसिबल है। अगर एक भी पार्टनर मना करता है तो फिर ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? तो सभी पार्टनर की कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ एसेंशियल फीचर्स थे या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि मुझे लगता है आप लोगों को ईजिली समझ में आ गए होंगे। ओके। तो बच्चे आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक कि अगर मान लो एक पार्टनरशिप के अंदर 3 लोग हैं, सपोज ए बी और सी, ये 3 लोग जो हैं ये पार्टनरशिप करते हैं, तो इन तीनों को इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। यानी ए और बी और सी ये तीनों क्या हैं, इंडिविजुअली ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। कलेक्टिवली अगर हम इन तीनों को एक साथ बोलें तो ये क्या बन जाते हैं, ये एक फर्म बन जाती है। तो कलेक्टिवली अ फर्म एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। और जिस भी नाम से ये बिजनेस कर रहे हैं, मान लो इनकी फर्म का नाम है मैसर्स ABC, ठीक है, तो ये जो ABC इन्होंने एक नाम लिख दिया अपनी फर्म का, इसको हम क्या बोलते हैं, इनका पार्टनरशिप का फर्म नेम। तो मैसर्स ABC जो है वो क्या है, इनका फर्म नेम है। तो यही एक लास्ट चीज़ थी कि ये इंडिविजुअली पार्टनर कहलाते हैं, कलेक्टिवली इनको हम फर्म बोल देते हैं, और जिस चीज़ के नाम के अंदर उस बिजनेस को ये करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म नेम बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉमर्स नेट पॉइंट, एंड येस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर में वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और MCQs भी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।